एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो पे। साइक्लोन अपडेट का ये वीडियो आप देख रहे हैं और लगातार साइक्लोन के ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है। और इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि किस तरह से जो सीन नज़र आ रहा है उसमें असमंजसता काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। मैं स्वयं भी असमंजसता में हूँ कि किस तरह का सीन नज़र आ रहा है। ECMW मॉडल लगातार इंडिकेशन दे रहे हैं सिस्टमों के ऊपर, और सिस्टमों का बनना आप देखिए, एक तरफ बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान के रूप में एक सिस्टम लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने ये रहा। इसके अलावा दूसरा सिस्टम मुंबई महाराष्ट्र और उससे सटे हुए अरब सागर के भागों पर विकसित हो रहा है, और ये सिस्टम वेलमा लो प्रेशर की इंटेंसिटी लेकर अरब सागर पर ताकतवर होने की संभावनाएं रख सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि लगातार अपडेट मिल रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकता है। हालांकि लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये सिस्टम लगभग, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि लगभग यहाँ पर यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप के दक्षिणी भागों पर जब बनेगा, दक्षिणी पूर्वी भागों पर यहाँ पर, तो ये निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। उसके बाद ये सिस्टम इस दिशा में रिकवर कर लेगा। तो ये क्या है कि म्यांमार के तटों के पास पहुँचेगा और म्यांमार को पार करता हुआ ये यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पर ये वेलमा लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे मेन रीजन पर जाएगा, तटों के पास जाएगा, तो ये कमज़ोर होने लगेगा। और फिर कमज़ोर होने के बाद ये फिर से बंगाल की खाड़ी पर दाखिल होगा, ऐसी संभावना है। लेकिन उतना इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा जितना कि हम उम्मीद कर सकते हैं। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की फिलहाल संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से पहले इंडिकेशन दिखाई दे रहे थे, एक सिस्टम सीधा बनकर इस दिशा में लैंडफॉल करेगा, लगभग आंध्र प्रदेश के या उड़ीसा के बीच में। तो अब वो संभावना नहीं नज़र आ रही है। आपको बता दूं कि जब भी अगर सिस्टम सीधे सीधे मेन रीजन की ओर बढ़ता है तो वो सिस्टम काफ़ी ताकतवर होता है और इंटेंसिफाई होता है। जिस तरह से की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग पिछले जो 4-5 साल गुजरे हैं उनमें जो जिस तरह के तूफ़ान बने हैं, वो तूफ़ान लगातार बंगाल की खाड़ी पर ही ताकतवर हुए हैं। उनके अलावा उन सिस्टमों ने, उन ताकतवर भीषण चक्रवाती तूफ़ानों ने भारत को तबाह भी किया है। आपको सबसे पहले मैं उस सिस्टम का नाम लेता हूँ जिसने सुपर साइक्लोन का रूप लिया था। उसका नाम है अम्फन। साइक्लोन अम्फन जिस तरह से मई महीने में आया और उसने तबाही की ऐसी दस्तक दी जिसमें पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जो बांग्लादेश समेत देश के कई राज्य थर्रा गए थे, और उसकी त्रासदी कहीं ना कहीं बड़ी थी। उसके अलावा भी कई तूफ़ान बने हैं, लेकिन उनमें इतनी इंटेंसिटी नहीं थी। उसके बाद तूफ़ान यास बना और उसने भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया भारत के राज्यों को। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम बने थे उनका मैं ट्रेक दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग वो सिस्टम यहाँ से रिकवर करना शुरू किए थे, और उसके बाद ये सिस्टम इस दिशा में बढ़ते हुए लगभग उन्होंने लंबा समय तय किया, पूरी बंगाल की खाड़ी को पार किया, और उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं उस समय में उनको काफ़ी ज़्यादा समय मिला। यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर डिप्रेशन, यहाँ पर डीप डिप्रेशन, और फिर यहाँ पर साइक्लोन, फिर यहाँ पर सीवियर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और फिर वेरी सीवियर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन तक की इंटेंस लेकर वो सिस्टम काफ़ी भीषण तबाही के रूप में गिने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार सिस्टमों का ट्रैक बदल रहा है। भारत के ऊपर लगातार सिस्टम बन रहे दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से पहला सिस्टम लैंडफॉल कर रहा है तो दूसरा सिस्टम मजबूत हो रहा है। आपको बता दूं कि ये सिस्टम कब बनेंगे, क्या रहेगा इसका प्रभाव, लगभग ECMW मॉडल दिखा रहे हैं कि सिस्टमों का प्रदर्शन शुरू होगा 29 सितंबर से। और आपको बता दूं कि GFS मॉडल या कोई भी दूसरी एजेंसियां इंडिकेशन नहीं दे रही है सिस्टमों के ऊपर कि 2 सिस्टम बनेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर एक साथ। तो हालांकि ऐसी परिस्थितियाँ होती है, लेकिन बहुत कम गिनी जाती है, बहुत कम दिखाई देती है। पिछले साल भी हुई थी, लेकिन इस बार भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो ये हम नज़र अवश्य डालेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं लगभग ये 29-30 के बीच की बात है। आप देख सकते हैं जो मैंने सिस्टमों की बात की, वो सिस्टम यहाँ से रिकवर करता हुआ फिर यहाँ पर बढ़ेगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से ये सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा। और उसी बीच मुंबई महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग यानी कि गोवा से सटे हुए भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है अरबियन सी में। इसके अलावा आगे आप देख सकते हैं 30 सितंबर की स्थिति है कि 30 सितंबर को सिस्टम बंगाल की खाड़ी वाला मजबूत हो जाएगा, और वेलमा लो प्रेशर के बाद डिप्रेशन की ताकत लेकर ये भारत के तटों की ओर बढ़ेगा। और संभावनाएं ऐसी नज़र आ रही है कि जो सिस्टम रहेगा मुंबई और आसपास के भागों पर, वो भी ताकतवर होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे आप तस्वीर देखिए किस तरह से बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अपनी साथ हवाओं को लेकर चल रहा है। लगभग आप देख सकते हैं 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
हवाएं चलने की संभावना नज़र आ रही है। सिस्टम में ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी हवाओं को तो खेलेगा। उसके बाद अगर मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग आप देख सकते हैं किस तरह से ये सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि ये सिस्टम डीप डिप्रेशन के बाद साइक्लोन भी बन सकता है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। और आगे आप देखिए आगे किस तरह से ये सिस्टम जब लैंडफॉल कर लेगा, लगभग विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर के आसपास के भागों पर लैंडफॉल करने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। उस समय इसकी हवाओं की रफ्तार की अगर स्थिति की बात करें तो 47 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये सिस्टम लगातार अपनी हवाओं के साथ ही चलेगा। उस दौरान ये लगभग हम देख रहे हैं कि साइक्लोन की कैटेगरी तक पहुंचेगा। लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना इस सिस्टम में नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टम भारी से अति भारी बारिश कुछ इलाकों में, साथ ही साथ तेज़ हवाओं के साथ अपना अटैक कर सकता है। इसके बाद इसकी बात रही, अब करते हैं अरब सागर पर बनने वाले सिस्टम की। अरब सागर पर बनेगा सिस्टम, लेकिन ये कितना इंटेंसिफाई होगा, क्या साइक्लोन बनेगा, अभी इसके ऊपर लगातार असमंजसता है और आगामी समय में स्पष्ट होगा। लेकिन अभी हम पूर्वानुमान के तौर पर देख सकते हैं अरब सागर में हवाओं की स्थिति की बात करें सिस्टम में तो लगभग आप देख सकते हैं किस तरह से ये 34-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। यानी कि एक वेल लो प्रेशर के बाद ये सिस्टम डिप्रेशन की ताकत लेकर अब आगे बढ़ेगा। देखिए भारत के दोनों ही समुद्री सीजनों पर, समुद्री स्थितियों पर आप देखिए किस तरह से सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जैसे ही जलवायु परिवर्तन का जो सपोर्ट मिलता है सिस्टमों को, तो इसमें सिस्टमों के और ताकतवर होने और सिस्टमों के ना बनने की गतिविधियां होती है। तो इसमें लगातार संभावनाएं तो दिखाई दे रही है। इसके अलावा लगातार पूर्वी देशों पर बनते सिस्टम, चक्रवाती तूफान, भीषण चक्रवाती तूफान लगातार बंगाल की खाड़ी को प्रभावित करते हैं। और जब भी कोई सिस्टम पूर्व में बनता है, अगर वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी पर अवश्य आता है। और ये सिस्टम भी उन्हीं देशों की तरफ से आया है और ये अब भारत के पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित कर रहा है। आगे स्थिति की बात करें, आगे आप देखिए सिस्टम पूरी तरह से लैंड रीजन को प्रभावित करता हुआ कमज़ोर होने लगेगा। तो दूसरी ओर अरब सागर पर सिस्टम बनता हुआ नज़र आएगा और ये सिस्टम भी इंटेंसिफाई होने लगेगा। आप देखिए आपकी स्क्रीन के सामने 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इसके अंदर चल सकती है, इसकी संभावना नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी डिप्रेशन की ताकत लेकर अब गुजरात के तटों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। अगर ये चक्रवाती तूफान बनता है तो इस दिशा में, यानी कि इस दिशा में बढ़ सकता है आगे। और ये सिस्टम भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि अरब सागर पर आते आते मजबूत हो जाएगा और लग रहा है कि भीषण चक्रवाती तूफान भी बन जाए। तो फिलहाल लगातार इसके ऊपर नज़र बनी हुई है। आगामी समय में फिर से आपको अपडेट करूँगा, लगातार बुलेटिन्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।